चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए बोला जा रहा है यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। यह सभ्यता किस नदी के तट पर मिली थी? तो सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि सबसे पहले इसकी जानकारी हड़प्पा की खुदाई से ही हुई थी। हड़प्पा की खुदाई से ही पता चली थी, जानकारी मिली थी, इसी वजह से इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और यह किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं हम लोग। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। मतलब 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। 1826 ईस्वी में दी थी। किसने? चार्ल्स मेसन ने। अब आगे देख लेते हैं। बोला जा रहा है 1921 ईस्वी में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किसके समय में? सर जॉन मार्शल के समय में। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो देखिए उत्तर की बात कर लेते हैं। उत्तरी सीमा क्या हो जाएगा? मांडा हो जाएगा, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी सीमा की बात कर लेते हैं, दैमाबाद हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र में है। और पूर्वी की बात कर लेते हैं, ये आलमगीरपुर हो जाएगा, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। इसके बाद पश्चिमी सीमा की बात करते हैं, सुतकांगडोर हो जाएगा, जो कि बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ पे? पाकिस्तान में है। अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। नोट में बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार। अब इसका हम लोग सामाजिक जीवन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन को देख लेते हैं। बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता के समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। मतलब उस समय जिस प्रकार से अभी हम लोग से अगर कोई भी अपना परिचय पूछते हैं तो उसमें हम लोग अपना पापा का नाम बताते हैं। अभी क्या चल रहा है? पितृसत्तात्मक चल रहा है। लेकिन उस समय क्या होता था कि माता का ज़्यादा चलता था, मतलब माता होती थी, यानी मातृसत्तात्मक पहले चला करता था। ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता कितने वर्गों में बटा हुआ था? 4 वर्गों में। पहला क्या हो जाएगा? विद्वान वर्ग, दूसरा हो जाएगा योद्धा वर्ग, तीसरा हो जाएगा व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा श्रमिक वर्ग हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भोजन क्या करते थे। क्या करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मतलब शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं शवाधान प्रणाली देख लेते हैं। शवाधान प्रणाली मतलब दाह संस्कार किस प्रकार से होता था। तो सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों का 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। पहला हो जाएगा पूर्व शवाधान। पूर्व शवाधान के देखिए, पूर्व शवाधान में क्या होता था? तो मृतकों को कब्र में दफनाने का परंपरा चला करता था। और दूसरा हो जाएगा आंशिक समाधान। इसमें क्या होता था? मृतक के शरीर को जंगल में रख देना, और जब पशु उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियाँ बचता था, हड्डियाँ को फिर दफना दिया जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं दाह संस्कार। क्या हो जाएगा? दाह संस्कार। इसमें क्या होता था? मृतकों को जलाने की परंपरा थी, मृतकों को जलाने की परंपरा थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार से था। तो सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं, प्राचीनतम सुनियोजित नगर है। और इसका बोला जा रहा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। और क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़कों पर ना खुल करके पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। देखिए ऐसे हम लोगों को लग रहा है, मतलब अब पता नहीं क्या रीज़न था, लेकिन रीज़न जहाँ तक लग रहा है कि बच्चा लोग हो सकता है कि सड़क पर आ जाएगा तो चोरी वगैरह होने के चांस बढ़ जाएगा। इसी वजह से गली में खुलता था, मुख्य सड़क पर ना खुल करके गली में खुलता था, ताकि बच्चा लोग इधर उधर ना जा सके। इसके बाद
अब हम लोग आगे देख लेते हैं। बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से हुई है। मतलब सबसे सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। और इसके बाद देख लेते हैं, सामान्यतः मकानों में चार पाँच कमरे बनाए जाते थे, ज़्यादा नहीं, 4-5। उसमें आंगन हो जाएगा, रसोई घर हो जाएगा, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े बड़े घरों में शौचालय भी मिला करते थे। ढकी हुई नलियाँ भी मिला करती थी, मतलब नालियाँ जो हुआ करता था वो ढका हुआ करता था। अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज हुआ था 1921 ईस्वी में। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। यह रावी नदी के तट पर वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। तो श्रमिक आवास मिला है, स्नानागार, अन्नागार मिला है। अन्नागार मतलब, अन्नागार का मतलब क्या हो गया? मतलब खाना वगैरह रखने का, मतलब अनाज रखने का जगह मिला है, मतलब अनाज रखने के लिए अन्नागार, अनाज रखने के लिए घर मिला है। और लकड़ी का ताबूत मिला है। और क्या मिला है? RH-37 कब्रिस्तान भी मिला है। अब हम लोग देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात कर लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है ये 1922 ईस्वी में खोज हुआ था। मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया। वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी। पहला हो जाएगा पुरोहित आवास, दूसरा हो जाएगा अन्नागार। देखिए अन्नागार उसमें मिला था, हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी मिला है। और क्या हो जाएगा? तीसरा विशाल स्नानागार हो जाएगा, मतलब स्विमिंग पूल हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? घर में कुआं भी मिला था। पांचवा क्या हो जाएगा? आदि शिव मिले थे। और छठा क्या हो जाएगा? कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली थी। और सातवां हो जाएगा सबसे चौड़ी सड़क मिली थी मोहनजोदड़ो में ही, सबसे चौड़ी सड़क। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे चंद्रहुदड़ो को देख लेते हैं। चंद्रहुदड़ो, इसकी खुदाई गोपाल मजूमदार ने की थी। और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। यह औद्योगिक शहर है। यहाँ निम्नलिखित वस्तुएं मिली थी। पहला हो जाएगा लिपस्टिक मिला था, दूसरा शीशा, तीसरे मनके और गुड़िया, और चौथा हो जाएगा कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिला था। कुत्ते और बिल्ली के पैरों का निशान मिला था। अब हम लोग देख लेते हैं रोपड़। रोपड़, इसकी खुदाई यागदत्त शर्मा ने की। और यह वर्तमान में पंजाब के सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तु मिली थी। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला था। और नवपाषाण काल में भी ऐसे ही सब बुर्जहोम में भी मिला था, अभी आप लोग को पढ़ाए थे। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की बात कर लेते हैं। इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीवी लाल ने की। वर्तमान में यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी की चूड़ी होती है, काली मिट्टी की चूड़ी होती है। और यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिला था। पहला हल से जुते हुए खेत के निशान मिला था। हल से जुते हुए खेत के निशान मिला था। दूसरा क्या हो जाएगा? अलंकृत ईंट मिला था। तीसरा क्या हो जाएगा? हवन कुंड मिला था। चौथा क्या हो जाएगा? चूड़ियाँ मिली थी, चूड़ी हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग अगला धौलावीरी। धौलावीरी की हम देख लेते हैं। बोला जा रहा है इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और यहाँ पे स्टेडियम मिला था, मतलब खेल का मैदान मिला था। अब हम लोग देख लेते हैं अगला सूरकोटदा। सूरकोटदा, इसका उत्खनन जगपति जोशी ने किया था। जगपति जोशी ने करवाया था। वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ से क्या क्या वस्तु मिली थी? यहाँ पे घोड़े की हड्डियाँ मिली थी, घोड़े की हड्डियाँ। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, लोथल की बात कर लेते हैं। तो लोथल जो है, लोथल सभ्यता का उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में करवाया था। यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली थी? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह यहीं से प्राप्त हुआ था। यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे, सड़कों की ओर। पहले हम लोग पढ़े थे कि गली में खुलता था दरवाजे, सड़क पर, मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था, लेकिन अब मुख्य सड़क पर खुलने लगा है। लोथल में क्या हो जाएगा? मुख्य सड़क पर खुलता था। अब हम लोग इसका महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता या तो फिर कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता की लिपि बहुत चित्रात्मक थी, जो कि दाएं से बाएं और लिखी जाती थी। और अभी तक
नहीं पढ़ी जा सकी है, मतलब दाएं से बाएं और लिखी जाती, लेकिन अभी तक पढ़ाया नहीं जा सका है, क्योंकि वो क्या लिखा था नहीं लिखा था कुछ समझ में ही नहीं आया, तो कैसे पढ़ा जाएगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। सेंधवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम शिंडोन शिंडोन रखा, जिसका अर्थ सिंधु वासियों की उपज होती है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु मुख्य व्यवसाय व्यापार नहीं था इसका। इस सभ्यता के लोग मापतौल से भी परिचित थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मापतौल से भी परिचित थे। आगे देख लेते हैं। बोला जा रहा है सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित सिंधु सभ्यता के लोग नहीं थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था, मिट्टी के बर्तन बनाने में लाल रंग का उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया।